नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जनरल साइंस की 10 एमसीक्यू डेली चैलेंज सीरीज को और ये इस सीरीज की 6th वीडियो है। इससे पहले कि अगर 5 वीडियोस आप नहीं देखे तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे वीडियोस जो है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो 5 वीडियोस उसका अगर लिंक आपको देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही साथ पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि आप साथ ही साथ में इसमें वीडियो को देखते देखते अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जब क्वेश्चन आए तो आप वीडियो पॉज कर दीजिए और अपना आंसर मार्क कर लीजिए और मेरे आंसर से मार्क मैच कर सकते हैं। ठीक है, और आप आउट ऑफ 10 आपका कितने स्कोर्स आ रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, वो है अ गॉइटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ठीक है, थायरोमेगाली, डिफ्यूज हाइपरप्लेसिया ऑफ थायराइड, एनलार्ज थायराइड या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार दिए जाते हैं। तो गॉइटर बेसिकली आपको पता होगा ये हमारा जो थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ये नॉर्मल ह्यूमन में, एडल्ट ह्यूमन में ऐसा कुछ थायराइड ग्लैंड होता है। जो गॉइटर होता है उसमें, उस बीमारी में क्या होता है, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो थायरोमेगली, डिफ्यूज हाइपरप्लेसिया ऑफ थायराइड या एनलार्ज थायराइड, इन तीनों का मतलब यही है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द थायराइड या थायराइड्स में नोड्यूल्स, गांठ बन जाना, एक ही चीज है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड है ना, या फिर इसको इरेगुलर सेल ग्रोथ दैट फॉर्म्स वन और मोर लम्प्स, नोड्यूल्स बन जाते हैं। और ज्यादातर ये किस लिए होता है, तो लैक ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट। ठीक है, हम लोग खाने में अगर आयोडीन कम लेते हैं, कम इंटेक, अब ऐसा नहीं है कि हम लोग को आयोडीन लेना है तो एज सच आयोडीन मिलता हो और उसको हम लोग ले लेते हैं। आयोडीन किस में मिलता है, वो हमारे सॉल्ट में मिलता है, कॉमन सॉल्ट में मिलता है। ठीक है, इसीलिए जो कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं इंडिया के, वहां पर आपको थायराइड या गॉइटर के जो प्रॉब्लम होता है वो अब हमारे कोस्टल एरियाज में नहीं नजर आता है। ठीक है, लेकिन जहां पर पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पर लद्दाख जैसे, हिमाचल जैसे एरिया में गॉइटर ज्यादातर वहीं पर होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर नमक की कमी ऑलरेडी रहती है। ठीक है, तो सॉरी, नमक में आयोडीन की कमी रहती है, इसीलिए आयोडाइज्ड सॉल्ट लेने की बात की जाती है, डॉक्टर्स कहते हैं। ठीक है, और थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो मेनली हार्मोन्स रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन? तो TSH। ठीक है, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को मेंटेन करके रखता है। तो अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए TSH का या फिर लो प्रोडक्शन हो जाए, दोनों केस में ही दिक्कत होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन में मूव करेंगे हम लोग, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉमन सॉल्ट इन डिटर्जेंट्स। ठीक है, डिटर्जेंट जो हम लोग यूज करते हैं क्लींजिंग पर्पस के लिए, कपड़े धोने के लिए, सल्फेट, नाइट्रेट, सल्फोनेट या कार्बोनेट। ठीक है, तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए डिटर्जेंट्स आर केमिकली हम लोग क्या कहते हैं। तो डिटर्जेंट्स आर बेसिकली पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन अल्काइल चेन्स एंडिंग विद अ सल्फोनेट ग्रुप। ठीक है, तो सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग अल्काइल चेन्स एंडिंग विद सल्फोनेट ग्रुप प्रेजेंट रहता है। ठीक है, डिटर्जेंट जो होते हैं वो हार्ड वाटर में भी काम कर जाते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है, एक सोप होता है और डिटर्जेंट होता है। तो डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर दोनों में काम करता है, लेकिन सोप जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट वाटर में काम करेगा, हार्ड वाटर में काम नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन डिटर्जेंट दोनों में ही करता है। फिर कॉमनली जो हम लोग यूज करते हैं घर में, एनायनिक डिटर्जेंट्स यूज करते हैं, सच एज एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, ये केमिकल नाम है जो हम लोग घर में यूज करते हैं, आर यूज फॉर द डोमेस्टिक पर्पस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सल्फोनेट जो हो गया हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में मूव करेंगे हमारा, कि विच अमंग द फॉलोइंग प्लेज अ रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल इन बियर। ठीक है, जो अल्कोहलिक ब्रीवरेजेस हैं उसमें कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआन, वायरस या फिर ईस्ट। तो इसका सही आंसर ऑब्वियसली क्या होने वाला है, ईस्ट जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ईस्ट ऐसे मार्केट में भी ऐसे अवेलेबल है। ठीक है, खमीर कहा जाता है जिसको, तो बहुत सारे फूड अल्कोहलिक बेवरेजेस में यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर द, इसको इसीलिए जो ईस्ट हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेवियेसी, इसको ब्रीवर्स ईस्ट भी कहा जाता है।
ठीक है, अल्कोहल प्रोडक्शन। ये कैसे होता है? तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस से होता है, ठीक है। और फर्मेंटेशन में मेनली क्या होता है, ये ऐसा प्रोसेस है जब एनारोबिक कंडीशन में होता है, ठीक है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है तब जाके ये फर्मेंटेशन यानी सड़ता है, आसान भाषा में। और ईस्ट जो है वो क्या है, ईस्ट जो सैक्रोमाइसिस सेरेविस है, ये क्या है, कौन से किंगडम में आता है? तो ये फंजाई किंगडम में आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये फंजाई किंगडम में आता है, यूनिसेलुलर होता है यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। तो ये फंजाई में जैसे मशरूम्स आ जाता है उसी वाले किंगडम में ये भी फंजाई में भी आता है, ठीक है। तो ये लेकिन खाने के पर्पस में भी यूज किया जाता है। ब्रेड में जो हम लोग बनाते हैं, ब्रेड को फ्लफी बनाने के लिए भी यही यही ईस्ट काम आता है, ठीक है। ब्रेड में, रोटी बनाने में, बहुत सारे में हम लोग यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग इसको ब्रीविंग इंडस्ट्री में होता है जहाँ पे अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग टेस्ट इज मोस्ट सुटेबल टू जज पैटर्निटी टेस्ट, ठीक है, पैटर्निटी के लिए कौन सा मोस्ट सुटेबल है? ब्लड ग्रुपिंग, टिश्यू कल्चर, डीएनए टेस्ट या फिर जेनेटिक कोड्स? तो सही आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली आपको पता होगा कि सबसे बेस्ट मेथड जो है वो लीगली भी एडवाइस किया जाता है, वो होता है डीएनए टेस्ट या डीएनए पैटर्निटी टेस्ट, ठीक है, डीएनए पैटर्निटी टेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको पता होगा जो डीएनए है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, वो उसमें सब कुछ हेरिडिटरी, सब कुछ हमारा इंफॉर्मेशन है। और वो बेसिकली कहाँ से आ रहा है? तो वो हमारे बोथ पेरेंट्स आ रहा है, मेल फीमेल जो भी हमारे माता पिता हैं वहीं से हमारे डीएनए कॉपी होकर आ रहा है, ठीक है। तो जब भी पैटर्निटी डिस्प्यूट होता है, अगर पता नहीं चलता है कि माँ बाप कौन है या बेटा बेटी कौन है, कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसमें डीएनए पैटर्निटी टेस्ट किया जाता है, जिसमें क्या होता है, पूरे हम लोग एक सर्टेन स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ पर्सन जीनोम्स को ही मैच करता है, ठीक है, सर्टेन स्पेसिफिक पोजीशन को ही हम लोग मैच करते हैं और वेरीफाई करते हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं होता है कि किसी भी दो इंसान का जो डीएनए कंटेंट है या डीएनए है वो सेम टाइप का होगा, कुछ ना कुछ 99.9% सेम हो सकता है, लेकिन 0.1% जो होगा वो डिफरेंस जरूर करेगा, ठीक है। तो कभी भी दो इंसान का सेम नहीं हो सकता। जैसे कि फिंगरप्रिंट, अगर आप जुड़वा भी हैं तो भी आपके फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, है ना, हर 2% के अलग होंगे। तो उसी तरह से डीएनए जो है 100% नहीं होता है, सही सेम नहीं हो सकता, चाहे आप जुड़वा भी क्यों ना हो, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग मेथड है, स्वाब कलेक्शन होता है, ब्लड कलेक्शन से भी होता है, बच्चों का भी पैड से लिया जाता है, एमनियोसेंटेसिस है जब बच्चा जब पेट में रहता है, ठीक है। ये सब भी बहुत अलग अलग टेक्निक्स है डीएनए का टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में मूव करेंगे। सेवेडबर्ग्स यूनिट इज अ यूनिट ऑफ व्हाट? कंसंट्रेशन, साइज, डेंसिटी या फिर टाइम, ठीक है। तो सेवेडबर्ग यूनिट जो है बेसिकली उसको, सेवेडबर्ग यूनिट जो है ये यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। और इट ऑफर्स द मेजर ऑफ साइज ऑफ द पार्टिकल बेस्ड ऑन द सेडिमेंटेशन रेट अगेंस्ट अंडर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन रेट को ये जस्ट मेनली पता करता है, ठीक है। तो इट कैलकुलेट हाउ फास्ट द पार्टिकल सेटल टू द बॉटम ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। तो सेवेडबर्ग यूनिट जो है वो बेसिकली यूनिट ऑफ व्हाट? इट इज अ यूनिट ऑफ अ टाइम, ठीक है। और ज्यादातर ये यूज किया जाता है हमारे राइबोसोम्स के लिए, ठीक है। तो दो टाइप ऑफ राइबोसोम होते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो 70S का होता है, 70 सेवेडबर्ग यूनिट्स का होता है। यूकैरियोटिक में जो है 80 सब यूनिट्स का है, सॉरी 80S का है। और जो 70S बना हुआ है दो अलग अलग सब यूनिट से बना हुआ है, 50 और 30S सब यूनिट्स है। और जो यूकैरियोटिक में है वो 60 + 40 सब यूनिट से बना होता है, ठीक है। और ये मेजर करता है टाइम, फॉर द कितना टाइम में वो सेडिमेंटेशन हो पा रहा है, ठीक है, उस पर ये डिपेंड कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो 80S वाला है उसका सेडिमेंटेशन टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। और इसके लिए मेनली अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होता है, ठीक है। एक तो होता है सेंट्रीफ्यूज, लेकिन एक होता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, क्योंकि राइबोसोम्स बहुत बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर्स है ना। इसके लिए हम लोग को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जरूरत होता है उसको विजुअलाइज करने के लिए, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बहुत कम ही लैबोरेटरीज में है, अवेलेबल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सेवेडबर्ग यूनिट, इसको मेनली एस से डिनोट किया जाता है, ठीक है। एस या एसवी भी लिखा जाता है, लेकिन ज्यादातर एस से ही डिनोट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है टाइम इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
सिक्स पे मूव करेंगे, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो जब भी हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये भी मैं डिटेल में जब फोर्स लॉज एंड मोशन को सब पढ़ा रहा था उसी में बताया था, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो इसके स्लोप से हम लोग क्या निकालते हैं, तो इसके स्लोप से हम लोग एक्सीलरेशन निकालते हैं। ठीक है, इससे हम लोग एक्सीलरेशन निकालते हैं, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एवरेज एक्सीलरेशन हो जाएगा। एक्सीलरेशन यानी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, v माइनस इनिशियल, v माइनस यू अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, इसको मेनली एवरेज एक्सीलरेशन कहा जाता है। ठीक है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ये सब कुछ मैंने बताया था। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर कोई स्लोप नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक फ्लैट लाइन आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर एक्सीलरेशन भी जीरो होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी स्लोप है ही नहीं, फ्लैट लाइन है तो जीरो होगा। जहां पर भी स्लोप फ्लैट होगा वहां पर एक्सीलरेशन भी जीरो होगा, लेकिन यहाँ पर एक स्लोप है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन होगा पॉजिटिव एक्सीलरेशन, यहाँ पर क्या डाउनवर्ड स्लोप है तो यहाँ पर भी स्लोप होगा, लेकिन यहाँ पर भी एक्सीलरेशन निकलेगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव एक्सीलरेशन शो होगा और यहाँ पर पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में बताया था। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़े थे gm/r ऐसे फॉर्मूला पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पर है एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड, 1.6 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या 7.92, ये आपको बस याद रखना है। ठीक है, डिराइवेशन ऐसा कुछ अभी तो नहीं देता है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और एस्केप वेलोसिटी होता क्या है एक्चुअली में, यह वो वेलोसिटी होती है जो इतनी वेलोसिटी होती है, ये मिनिमम वेलोसिटी हमें अचीव करना होता है अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर भेजना चाहते हैं। ठीक है, अगर इससे ज्यादा स्पीड होगी तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चली जाएगी। ठीक है, अर्थ के ऑर्बिट में नहीं आएगी, और अगर इससे कम की स्पीड में है तो ऑब्वियसली वो अर्थ में रह जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए एस्केप वेलोसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोगों को कोई भी लॉन्च करना होता है, सैटेलाइट लॉन्च करना होता है या दूसरे हमारे प्लैनेट्स पे कहीं लैंडिंग करनी होती है, मार्स पे करनी है या मून पे करनी है, तो इसके लिए एस्केप वेलोसिटी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो बहुत, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये वी एस्केप लिखा जाता है इज रूट ओवर ऑफ 2gm/r। ठीक है, ये फॉर्मूला, और ये जो है ये हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए है, ये हमारा एस्केप वेलोसिटी के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करेंगे, which of the following catalyst is used generally during the hydrogenation of alkenes। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स के लिए कौन सा मेनली कैटलिस्ट यूज किया जाता है, प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल या ऑल ऑफ द अबव। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स के लिए ये तीनों का तीनों ही यूज किया जाता है। हाइड्रोजनेशन यानी मेनली इसको कहा जाता है अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना, इसी को ही मेनली हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, तीनों ही प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल का जरूरत होता है। ठीक है, तो इसी को मेनली हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। देख सकते हैं यहाँ पे इथीन है, ये क्या है, अनसैचुरेटेड एल्कीन है। ठीक है, अनसैचुरेटेड एल्कीन है, और इसको जब हम लोग पैलेडियम, प्लैटिनम, निकल कैटलिस्ट देते हैं तो ये इथेन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि सैचुरेटेड है, जो कि सिंगल बॉन्ड वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरली ऑकरिंग एलॉय ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर का नेचुरली ऑकरिंग एलॉय कौन सा है, ब्रोंज, इलेक्ट्रम, डूरा एल्यूमिनियम या नॉर्डिक गोल्ड। ठीक है, तो ये सारे ही एलॉयज, और एलॉयज होते क्या है, तो एलॉयज बेसिकली एक मिक्सचर होते हैं ऑफ मेटल, मेटल का हो सकता है, मेटल नॉन मेटल का हो सकता है, या फिर नॉन मेटल का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तीनों कैटेगरी के होते हैं, बेसिकली मिक्सचर होता है, उनका जो रेशियो होता है वो फिक्स रहता है। ठीक है, ब्रोंज, जैसे ब्रोंज, ब्रास में हम मेनली कॉपर, टिन, जिंक ये यूज करते हैं। डूरा एल्यूमिनियम में ये ज्यादातर यूज किया जाता है एरोप्लेन का जो आउटर कवर होता है,
ठीक है, लाइट वेट हो लेकिन मजबूत हो। अब इसके लिए बहुत सारे ट्रेन्स में भी यूज किया जाता है, लोकोमोटिव्स में भी डूरा एल्यूमिनियम का यूज करता है। ठीक है, लाइट वेट भी होता है, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। उसी तरह से नेचुरली ऑकरिंग एलॉय ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर जो है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नेचुरली ऑकरिंग एलॉय है गोल्ड एंड सिल्वर। कुछ कुछ मात्रा में कॉपर भी मिल जाता है, ठीक है, लेकिन ये नेचुरली ऑकरिंग होता है। और ये ज्यादातर जो अर्ली 7th सेंचुरी में ये सब कॉइन्स बनाने में यूज किया जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। एलॉय के बारे में हर बार क्वेश्चन आता है, ब्रास, ब्रोंज, नाइक्रोम। ठीक है, देख सकते हैं स्टील, जो हम लोग स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं यूटेंसिल पर्पस, या फिर कुछ भी हम लोग कोई भी बिल्डिंग मटेरियल हो उसके लिए यूज करते हैं, ब्रोंज, ब्रास, एल्यूमिनियम, नाइक्रोम जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल में होता है ना, फिर टाइटेनियम, निकल, कॉपर निकल, है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है ना, ये अगर मिक्सचर में बनता है तो ये स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देता है, लॉस्ट लाइन जो लास्टिंग है बहुत ज्यादा होता है इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं कि अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल। ठीक है, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव बेसिकली है क्या, वो पहले पता होना चाहिए। तो ये जो लॉ दिया था वो न्यूलैंड ने दिया था। ठीक है, और इसमें इस लॉ में यही कहा गया था कि एवरी 8 एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज टू दैट ऑफ अ फर्स्ट एलिमेंट। देख सकते हैं, मान लेते हैं अगर फर्स्ट एलिमेंट लिथियम है, Li है, तो इसका जो 8वां एलिमेंट कौन सा होगा वो सोडियम होगा। ठीक है, सोडियम का 8वां एलिमेंट कौन सा होगा सोडियम के बाद में, तो वो होगा पोटेशियम। तो इन सब की प्रॉपर्टीज जो होगी वो सेम होगी। सिमिलरली बेरिलियम का बाद में 8वां एलिमेंट कौन सा होगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में कौन सा होगा, कैल्शियम। ठीक है, तो इसी तरह से इनकी प्रॉपर्टीज जो होगी वो सेम होगी। तो ये कहां तक, तो अप टू कैल्शियम तक न्यूलैंड ने दिया था। ठीक है, कैल्शियम तक ही ये एप्लीकेबल था, एटॉमिक नंबर जो 20 तक, उसके बाद में ये एप्लीकेबल नहीं था। बाकी जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट उस समय में डिस्कवर्ड हुए थे उसमें एप्लीकेबल नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही आंसर होगा। ये पीरियोडिक टेबल से ये सब जनरली क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता है आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर किसी भी तरह से ये वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपना स्कोर कितना हो रहा है 10 आउट ऑफ 10 में जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। शेयर एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो जरूर से जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।